नमस्कार दोस्तों। संसाधन और उसके प्रकार को हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। बहुत सारे बच्चों से सुना तो बहुत सारे बच्चों को याद भी था, लगभग सभी को याद था। और उसके बाद काम भी करके लाए थे, कॉपी में बढ़िया से नोट करके लाए थे, अच्छा भी लगा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी आए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और मैं जैसे स्ट्रेटजी बनाता हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों का। तो आगे क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है, परिभाषा है, शब्द का मतलब है, तो पहले एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला है विकास यानी कि डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम क्या था? संसाधन और विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जिसमें से हमने रिसोर्सेस वाले भाग को समझ लिया। अब बात आती है डेवलपमेंट की, विकास की। तो विकास का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट का क्या मतलब है? तो किसी भी स्थिति या किसी भी चीज में, यहां पर ये गलती हो गया है, यहां पर ये ध्यान रखना, यहां गुणात्मक नहीं है, तो अपने मन से मत उतार देना जल्दीबाजी में, पहले ध्यान से सुनो, देखो उसके बाद। अब क्या है, किसी भी स्थिति या किसी भी चीज में गुणात्मक वृद्धि को, ऐसा कोई सा भी सिचुएशन हो सकता है, क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। द क्वालिटेटिव इंक्रीज इन एनी सिचुएशन और थिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। क्या? डेवलपमेंट। तो यहां पर क्या समझ में आ रही है? सबसे पहले तो गुणात्मक वृद्धि होता क्या है ना? गुणात्मक वृद्धि क्या होता है? तो गुणात्मक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वालिटी हम कह सकते हैं साधारण लैंग्वेज में। क्वालिटी, क्या क्वालिटी है? ये क्या है? क्वालिटी। अगर किसी भी चीज में, किसी भी स्थिति के क्वालिटी में अच्छी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव है, एक विलेज है, वहां पर ना तो अच्छी पक्की सड़क है, ना नालियां है, ना बिजली है, ये ऐसा गांव है। लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ वर्ष बाद क्या होता है? उस गांव की जो सड़क है वो पक्की हो जाती है, नालियां बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, हर एक घरों में बिजली जाने लगती है। तो पहले के जो स्थिति थी उसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ। क्या? क्वालिटी। पहले जो गांव था उस गांव की क्वालिटी थी, और अब के जो गांव बना है वो नया वाला, उसकी क्वालिटी है, उसमें क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ये बात आई समझ में? तभी तो कहते हैं कि गांव का विकास हुआ है। ये बात आई समझ में? किसी भी स्थिति या किसी भी चीज में गुणात्मक वृद्धि को, क्या? गुणात्मक यानी क्वालिटी में वृद्धि होगा तो हम विकास कहेंगे। द क्वालिटेटिव इंक्रीज इन एनी सिचुएशन और थिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। आगे संसाधन विकास का अर्थ। अब संसाधन विकास का क्या मतलब होगा? मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस डेवलपमेंट। क्या? मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस डेवलपमेंट। तो संसाधनों को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को संसाधनों का विकास कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसोर्सेस यूजफुल इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। एग्जाम्पल के लिए, पृथ्वी के अंदर से, अर्थ के अंदर से क्या निकलता है? ऑयल, तेल निकलता है। तो जो तेल निकलता है, क्या उसका हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं, यूज करते हैं अपने बाइक में? जो पृथ्वी के अर्थ के अंदर से, यानी कि खुदाई करने के बाद, यानी जब माइनिंग करने के बाद जो तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, उस ऑयल का क्या हम डायरेक्ट प्रयोग करते हैं अपने गाड़ियों में? बिल्कुल नहीं। उसको पहले प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो पहले की क्वालिटी होता है, उसके क्वालिटी में थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, अच्छा किया जाता है, फिर हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं उन तेल को, ऑयल को। ये बात आप समझ में आई? तो पहले की जो तेल की क्वालिटी जो अर्थ के अंदर से निकाला गया था, और अब जो प्रोसेस के बाद जो तेल बना है, प्रक्रिया के बाद जो तेल बना है, तो दोनों की क्वालिटी में क्या अंतर आया? जो पहले की क्वालिटी थी वो अब बढ़ चुकी है, वृद्धि हुई है। ये बात आई समझ में? तो अब देखो, ये उपयोगी भी हो गया और पहले उपयोगी नहीं था, इसलिए कहा जाता है संसाधनों को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को, बोलो, संसाधनों को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को संसाधनों का विकास कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसोर्सेस यूजफुल, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसोर्सेस यूजफुल इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। आगे संसाधन नियोजन या योजना, नियोजन को योजना भी कहा जाता है, का अर्थ
मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग, और इन दोनों के या तो नियोजन का या योजना के बोले तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लानिंग, प्लान करना। क्या है ये कि संसाधनों को व्यवस्थित तरीकों से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। व्यवस्थित तरीका, व्यवस्थित का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, सिस्टमेटिक वे। व्यवस्थित तरीका का मतलब सिस्टमेटिक वे। आपके पास बहुत सारा संसाधन है, मतलब कुछ संसाधन और आप उसका गलत प्रयोग करें तो ये प्लानिंग नहीं हो रहा है ना। आपके पास कार है, संसाधन है, उसको डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए ना। अब आपके पास पेट्रोल भरपूर मात्रा में है तो क्या आप दिन रात कार को दौड़ाते रहेंगे, नहीं। इससे जो आने वाली पीढ़ी है, इससे जो पर्यावरण है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ये बात आई समझ में। तो सिस्टमेटिक यानी कि आपके पास डीजल भरपूर है, कोई बात नहीं, आपके पास कार बहुत है, कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से खर्चा करो तेल का और उसका इस्तेमाल करो ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी तेल मिल सके। ये बात आई समझ में। तो संसाधनों को व्यवस्थित तरीकों से उपयोग करना है। रिसोर्सेज प्लानिंग इज द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ सिस्टमेटिक वे, उसी को हम संसाधन नियोजन कहते हैं। आगे सॉरी संसाधन नियोजन की 3 अवस्थाएं। अब देखो यहां पर कैसे किया जाता है। संसाधन नियोजन की 3 अवस्थाएं, 3 स्टेजेज ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। क्या है, 3 स्टेजेज ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। इसमें क्या है कि कोई देश संसाधन को नियोजन करने के लिए क्या क्या करता है। तो सबसे पहले संसाधन है क्या है ये ढूंढता है कि बहुत बड़ा देश है, उस देश में संसाधन कहाँ है, कोयला कहाँ है आयरन, कहाँ है लोहा, कहाँ है चांदी तांबा, जो भी है तेल पेट्रोल गैस वगैरह। तो पहले लोकेशन सर्च करता है, वो देखता है कि देश में हमारे पास संसाधन है कहाँ। तो सबसे पहला देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना। विभिन्न प्रदेशों में आए समझ में कि यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर आयरन निकला है, यहाँ पर गैस निकला है, सबको यहाँ पे कोयला निकला है, सबको अंडरलाइन कर लेता है कि ये एरिया है हमारा। उसके बाद इन संसाधनों को निकालने के लिए प्रौद्योगिकी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट दीज रिसोर्सेस। टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, तकनीक यानी प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी तैयार करना कि जो कोयला मिला है हमें, जो पेट्रोल मिला है यानी कि तेल मिला है, जो गैस मिला है, जो आयरन मिला है, जो कॉपर मिला है, तांबा मिला है, उसको निकाले कैसे। अब तो पहले खोज लिया, खोजने के बाद निकालने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना। क्लियर। तो निकालने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करता है। उसके बाद संसाधन और विकास के साथ समन्वय स्थापित करना, यानी कि वही जो गांव था उस गांव को हमें डेवलपमेंट भी करना था, उसके लिए हमें रिसोर्सेस भी तो चाहिए। तो पहले लोकेट कर लिया कहाँ रिसोर्सेस है, उसको उसके बाद टेक्नोलॉजी विकसित किया, डेवलप किया, टेक्नोलॉजी बनाने के बाद उसको निकाला। अब हमारे पास संसाधन आ चुका है, अब उसको क्या करना है, संसाधन को विकास के साथ कि कहाँ डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर वो संसाधन भेजेंगे। ये है हम संसाधन नियोजन की 3 अवस्थाएं, 3 स्टेजेज ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग। अगला टॉपिक सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो बार बार टॉपिक आ रहा है, यानी कि मुझे लग रहा है कि 6वीं से लेकर अब तक आपका पीछा कर रहा होगा और आगे भी आएगा। आए समझ में। तो इसलिए अभी याद कर लो, अभी समझ लो। और ये बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न आपके एग्जामों में, 10th क्लास के एग्जाम में। तो ध्यान से सुनेगा और अभी इसको याद कर लेगा, नोट तो करना ही आप लोगों को। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया, क्वालिटी को बढ़ाना। आए समझ में। तो क्या अब क्वालिटी बढ़ाने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग कर देंगे, अपना क्वालिटी या डेवलपमेंट करने के लिए क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, है? तो यही देखना है आपको यहां पर। ऐसा विकास जो पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी के जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आए समझ में। ऐसा विकास, बोलो, ऐसा विकास जो पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी के जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना। सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। सच डेवलपमेंट विच इज डन कीपिंग इन माइंड फॉर द नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट
एंड फॉर कमिंग जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें विकास करना है, जरूरी भी है, लेकिन ऐसा विकास ना कर देना कि आपका सारा संसाधन खत्म हो जाए, ऐसा विकास ना कर देना कि आपका पर्यावरण बद से बदतर हो जाए और उसमें आपका दम घुट के मर जाए। ये बात आई समझ में? इसलिए हमें पर्यावरण, ऐसा विकास जो पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट और जो नए नेक्स्ट जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है आने वाला, उसको ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब है संसाधनों के नियोजन या संरक्षण के कारण, यानी कि रीजन्स फॉर प्लानिंग और कंजर्विंग रिसोर्सेस, यानी कि हमें संसाधन क्यों बचाना चाहिए, संसाधन को क्यों सिस्टमेटिक तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो पहला पॉइंट, संसाधन मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर संसाधन नहीं होगा, कल्पना करो आसपास अगर आपके पास संसाधन नहीं होगा तो मानव का जीवन कैसा होगा? नरक जैसा हो जाएगा। ना आपके पास बिल्डिंग होगा, ना पंखा होगा, ना आपके पास मोबाइल होगा, ना पेन, ना कॉपी, ना कोई भी स्कूटी वगैरह, जो भी आपके पास कार वगैरह, कुछ नहीं होगा तो जीवन कैसा होगा? नरक जैसा हो जाएगा। आए समझ में? संसाधन में सब जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ नहीं होगा, पहाड़ पठार कुछ नहीं होगा, लोहे तांबा ये सारे कुछ नहीं होगा, नरक नहीं हो जाएगा जीवन। तो इसीलिए हमें सिस्टमेटिक तरीके से खर्चा करना चाहिए, इसलिए हमें संरक्षण करना चाहिए, उसको सुरक्षा करना चाहिए ताकि जल्द संसाधन खत्म ना हो जाए। पहला। दूसरा पॉइंट, कुछ व्यक्तियों के लालचवश के कारण संसाधनों को नुकसान पहुंचा है। ड्यू टू ग्रीड ऑफ सम इंडिविजुअल्स रिसोर्सेस हैव बीन डिप्लीटेड, है ना। लालचवश के कारण जल्दी जल्दी संसाधन का उपयोग कर लिया है और उसके कारण संसाधन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। इंडस्ट्रीज है, कोई बड़ी कंपनी है, वो अपनी पैसा पूंजी बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों का एक ही बार उपयोग कर लेते हैं, उस संसाधन को बर्बाद कर देते हैं। तो ये है, इसीलिए हमें संसाधन को बचाने की जरूरत है, उनके लालच को खत्म करने की जरूरत है। पहला, वैश्विक ताप वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब कि जितना हम संसाधन का उपयोग करेंगे ना, पर्यावरण को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। संसाधन तो खत्म होगा ही, ये हमने समझ लिया, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। कहोगे कैसे? पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है? तेल, ऑयल, और ऑयल को हम जितना इस्तेमाल करेंगे तो क्या निकलेगा गाड़ी से? धुआं। क्या होगा? प्रदूषण। प्रदूषण जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या आएगा? वैश्विक ताप वृद्धि, विश्व का तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, ये आएगा समस्या। ये बात आई समझ में? तो इसको रुकना। तेल तो खत्म होगा ही, साथ ही ये सारी बीमारी भी आ जा रहा है। तो इसलिए हमें संसाधन को सिस्टमेटिक तरीके से खर्चा करना चाहिए और संरक्षण करने की इसकी जरूरत है। उसके बाद वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज essential फॉर ग्लोबल पीस। किसके लिए? संसाधनों को संरक्षण, वैश्विक शांति के लिए। किसके लिए? ग्लोबल पीस के लिए। किसके लिए? ग्लोबल पीस के लिए, यानी कि वैश्विक शांति के लिए। जब कुछ सही रहेगा, जब कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं रहेगा, जब संसाधन हमारे पास भरपूर रहेंगे, आज समझ में, जब पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा तो क्या होगा? एकदम सब लोग शांत की तरह रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जीवन बिताएंगे और जिएंगे। तो ये था, इसलिए ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये वाला भी बार बार पूछा जाता है। आगे है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। इसका मतलब क्या है? कि बोला, गांधी जी बोल रहे हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत है और इतना संसाधन है कि हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमारे पास अति आवश्यक चीज है, जरूरत है, उन सब को पूरा कर सकता है। कहता है कि मानव को जीने के लिए क्या चाहिए? मकान, रोटी चाहिए,
कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, पानी चाहिए, यही चाहिए ना, और कुछ चाहिए? शिक्षा चाहिए, थोड़ा सा और कुछ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए, और ये सारी चीज़ें आराम से उपलब्ध हो सकती है और सभी को भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन जब आप पिज़्ज़ा खाएंगे, पब में जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, मेट्रो में घूमेंगे, तब नहीं हो पाएगा ये। तब ये नहीं हो पाएगा। आपको एक कार्ड की जरूरत है, 100 कार्ड लेंगे, तब नहीं हो पाएगा। हाँ, आप बस से या जिससे भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं कार से ही जाऊंगा, पेट्रोल खत्म हो रहा, तब नहीं होगा। ये कहना चाह रहे हैं, ये बताए समझ में? तो ये याद रखना, ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन में, स्टेटमेंट ये वाला, और पूछेगा निम्नलिखित में से किसने बताया, और ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद और भगत सिंह। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा सही? महात्मा गांधी। ये बात क्लियर रखना, याद रखना। पृथ्वी सम्मेलन, यह भी बार बार पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक है आज के लिए, पृथ्वी, आज के लिए भाई, पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992, 1992। अर्थ कॉन्फ्रेंस कब होता है? 1992। कब होता है? 1992। कब होता है? 1992, यानी कि 1922 में अर्थ सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, तो उसको संरक्षण के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण के लिए ये सम्मेलन किया जाता है। और इसमें अलग अलग देश के नेता, अलग अलग देश के लीडर, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, सब या राजा जो भी होते हैं वो सब आते हैं इसमें, ताकि हम कैसे कर सकते। देखो, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। क्यों हुआ था बैठक? पर्यावरण संरक्षण के लिए। एन इंटरनेशनल मीटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टुक प्लेस। उसके बाद यह बैठक कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील के किस शहर में? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में हुआ था। ये याद रखना, रियो डी जेनेरो। कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुई थी। आगे, इस बैठक में, इस मीटिंग में कितने देशों ने भाग लिया? 100 से अधिक देशों ने। बहुत बड़ी बात थी, 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। अभी आप कोई मीटिंग रखो, कोई ना पूछने आएगा आपको, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए मीटिंग रखा, उसमें आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं, 100 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग। और यह मीटिंग क्यों हुआ था? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। किस शहर में? रियो डी जेनेरो में। अब उद्देश्य क्या था? वही है, पर्यावरण संरक्षण का हल ढूंढने के लिए। क्या था? फाइंडिंग सोल्यूशन टू कंजर्व द एनवायरमेंट। ये बात समझ में आई? ये पहला जो पॉइंट है वो सेम है। ये आगे ये लास्ट है। और क्या कह रहा? एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 या 21, एजेंडा 21। इसका क्या मतलब है? कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित एक कार्यसूची तैयार किया गया। एक पेज लिया, कार्यसूची। एन एजेंडा रिलेटेड टू एनवायरमेंट वाज प्रिपेयर्ड इन द अर्थ कॉन्फ्रेंस। दिस इज कॉल्ड एजेंडा 21। मतलब एक पेज लिया, इस सम्मेलन में सब लोगों ने मिलकर एक पेज लिया, उस पर बोला एक काम ये करेंगे, 2 काम ये करेंगे, 3 काम ये करेंगे, और ऐसे करते करते 21। और इसी पेज को एजेंडा 21 कहा जाता है। आपका क्या एजेंडा है, आपका क्या उद्देश्य है? तो कहता ना ये है। क्लियर हुआ ये बात? तो एजेंडा 21 इसके नाम से याद रखना। और ये टॉपिक यही समाप्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही। 2 वीडियो इस चैप्टर पे और बनेगा, छोटा छोटा और अच्छा से, बहुत प्यारा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि अभी ऑफलाइन भी पढ़ाना, सारे बच्चे आ रखे होंगे।